Hello students. So let us continue with the next topic, assignment problem, and this is the I think last topic of this section. बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता था कि हम लोग क्या करते थे, वहाँ हमारे पास चार चीज़ें होती थी। ओरिजिन होता था, ओरिजिन मीन्स फैक्ट्रीज। सेकंड होता था डेस्टिनेशन, जहाँ आप मटेरियल पहुँचाते थे। तीसरा होता था कि ओरिजिन से लेकर डेस्टिनेशन तक कितना मटेरियल पहुँचाया, और चौथा होता था कि उस मटेरियल को पहुँचाने के लिए, मतलब उसके एक यूनिट को पहुँचाने के लिए हमारा कितना खर्चा आता था। तो असाइनमेंट भी लगभग टीपी की ही एप्लीकेशन है, पर इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। इसमें फ़र्क है, वहाँ पर जो आपकी फैक्ट्रीज़ होती थी वो यहाँ पर होंगी आपके पर्सन्स, और वहाँ पर जो वेयर हाउसेज होते थे यहाँ पर वो होंगे आपके वर्क। मतलब कि बोलने का मतलब यहाँ पर ये होगा कि आपने यहाँ पर असाइन करना है किसी आदमी को, कौन सा काम किस तरीके से असाइन करना है ताकि उसका कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि असाइनमेंट के केस में आपका जो मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर होगा, इट इज़ ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स। ये खास ध्यान रखना है यहाँ पे। ट्रांसपोर्टेशन के केस में ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पर आपका मैट्रिक्स जो था, जो भी मैट्रिक्स बनता था, वो मैट्रिक्स जो था वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता था, स्क्वायर भी हो सकता था, बट इन केस ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम तो मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स। सो थोड़ा सा इसका ब्रीफ आउट है। लेट देयर आर एन जॉब्स एंड एन पर्सनस अवेलेबल। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की आपसे। बेसिकली असाइनमेंट का मतलब यहाँ पर है कि आपने किस आदमी को कौन सा काम किस तरीके से असाइन करना है ताकि आपका नेट कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो। सो लेट देयर बी एन जॉब्स एंड एन पर्सनस अवेलेबल। लेट सी आई जे बी पेमेंट ऑफ ith पर्सन टू विच जॉब जे इज़ असाइंड। ठीक है जी, मतलब सी आई जे क्या चीज़ है यहाँ पे, ith पर्सन को आपने jth जॉब दी, jth वर्क जो है उसको असाइन किया, तो असाइन करने के लिए उसको आप कितनी पेमेंट कर रहे हैं, दैट इज सी आई जे। सो असाइनमेंट प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम टू फाइंड विच जॉब शुड बी असाइंड टू विच पर्सन सो दैट टोटल कॉस्ट फॉर परफॉर्मिंग ऑल जॉब इज मिनिमम। दिस इज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गिव द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम। अब मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन एज इट इज़ आपकी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की तरह ही है, जो कि हमने आई थिंक वीडियो नंबर 22 में डिस्कस किया था काफ़ी डिटेल में। सो लेट देर आर एन पर्सनस एंड एन जॉब्स। ठीक है, एन आदमी है, एन ही जॉब्स हैं, एंड सी आई जे बी पेमेंट असाइन टू ith पर्सन हैविंग जॉब जे। लेट एक्स आई जे इज़ द jth जॉब असाइंड टू ith पर्सन। एक्स आई जे क्या होगा यहाँ पे, jth जॉब जो है ith पर्सन को आपने दी। ठीक है, तो ये इसका टेबल है। ये साइड आ गई जॉब। जॉब्स जो है इन नंबर्स एन हैं, पर्सनस इन नंबर्स एन हैं। ये उनकी कॉस्ट वैल्यूज हैं। कॉस्ट वैल्यूज मीन्स जैसे पहले आदमी को अगर पहली जॉब देनी तो उसको आपने इतनी पेमेंट की, पहले आदमी को दूसरी जॉब देनी तो ये पेमेंट देंगे, पहले आदमी को तीसरी जॉब देंगे तो ये पेमेंट देंगे, एंड सो। ठीक है, तो मैथमेटिकली इसका जो फॉर्मुलेशन है इट इज़ सेम लाइक ट्रांसपोर्टेशन। थोड़ा सा फर्क है। वी वांट टू मिनिमाइज z इक्वल टू साई इक्वल टू 1 j इक्वल टू 1 सी आई जे एक्स आई जे। अब इसकी में काफ़ी डिटेल में स्टडी, काफ़ी डिटेल में पहले हम ट्रांसपोर्टेशन में बात कर चुके हैं। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता था, j इक्वल टू 1 एक्स आई जे इक्वल टू ए आई होता था, अगर आपको ध्यान हो। तो यहाँ ए आई का काम होगा, ए आई की जगह आएगा 1, और बी जे की जगह भी आएगा 1। समेशन j इक्वल टू 1 एक्स आई जे इक्वल टू 1, समेशन आई इक्वल टू 1 एक्स आई जे इक्वल टू 1। इस 1 का मतलब यहाँ पर ये है, जब आप इस मिशन को खोलेंगे, अगर ध्यान आप थोड़ा सा देखें तो साइड पे लिखा हुआ है यहाँ पे, जब आप इस मिशन को खोलेंगे तो ये कुछ XI1 प्लस XI2 प्लस सोन ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एक्स आई जे का मतलब क्या था कि ith जॉब jth पर्सन को दी। तो होगा क्या, इस सम में क्या होगा, आप जो भी जॉब देंगे ith जॉब या तो पहले आदमी को देंगे, या दूसरे को देंगे, या तीसरे को देंगे, या चौथे को देंगे, तो किसी एक को देंगे ना। सो दैट्स वाई दिस सम इज इक्वल टू 1 ऑलवेज। ठीक है, ऑन द सेम लाइन्स समेशन आई वेरिएशन फ्रॉम 1 to n एक्स आई जे इक्वल टू 1। सो थ्योरम है एक हमारे पास ये, इन एन असाइनमेंट प्रॉब्लम इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट अ कांस्टेंट टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ द कॉस्ट मैट्रिक्स सी आई जे। ये वाला जो पीछे मैट्रिक्स था, बोलता है कि इस मैट्रिक्स के रो में या कॉलम में कोई भी कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, then an assignment plan which minimizes the total cost for the new cost matrix also minimizes the total cost for the original cost matrix। मतलब इसका बोलने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ये जो आपका टेबल है, इस टेबल में रो में या कॉलम में आप कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर ये ऑलरेडी कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहा है तो जो नया फंक्शन बनेगा ऐड या सब्ट्रैक्ट करके वो भी कॉस्ट को मिनिमाइज करेगा। सो दिस इज़ द थ्योरम बेसिकली।
So in the assignment problem, we know very well this is formulation. Minimum z equal to summation I equal to 1 to n, j equal to 1 to n, cij xij, subject to constraint j equal to 1 to n, xij equal to 1 and I equal to 1 to n, xij equal to 1 where xij is greater than equal to 0. ठीक है, ये लेके चले हम. अब हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू थ्योरम हमने एक नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिया जेड डैश. इसमें क्या किया, जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन था ओरिजिनल उसमें मैंने यू आई जो है यू आई प्लस बी जे जो है वो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया. मतलब यू आई आपका चला जाएगा रोज़ में, वी जे चला जाएगा कॉलम्स में. ये हमने ऐड कर दिया. अब हम देखना चाहेंगे कि अगर इस क्वांटिटी को हम रो वाइज या कॉलम वाइज सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आपकी कॉस्ट है ये मिनिमाइज होगी कि नहीं होगी. वेर यू आई एंड वी जे आर कॉन्स्टेंट सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ith रो एंड jth कॉलम. ठीक है, तो जेड डैश आ गया. तो जेड डैश आ गया आपका. ये हमने कुछ नहीं किया है, ये जो ऊपर जेड डैश लिखा था इसको हमने अलग अलग कर दिया. समीशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, समीशन जे वेरीज फ्रॉम 1 to n, सी आई जे एक्स आई जे. ठीक है, माइनस समीशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, जे इक्वल टू 1 to n, यू आई प्लस वी जे एक्स आई जे अलग अलग कर दिए. ठीक है जी. अगले स्टेप में एज इट इज़ और इसको फिर अलग अलग कर दिया. यू आई वाला अलग कर दिया, यू आई इंटू एक्स आई जे, वी जे इंटू एक्स आई जे. ये एज इट इज़ और समीशन जे इक्वल टू 1 to n, एक्स आई जे 1 के बराबर है. तो ये बचा समीशन यू आई, ये बचा समीशन वी जे. दिस इज जेड इट सेल्फ, दिस इज जेड इट सेल्फ. और जेड में से हमने कुछ घटाया. ठीक है, ये घटाया है और इसमें से कुछ घटाया क्योंकि दिस इज़ पॉजिटिव क्वांटिटी, दिस इज़ पॉजिटिव क्वांटिटी. इसमें से कुछ घटाया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जेड से छोटा होगा. ये चीज़ जेड आ गई, जेड में से कुछ घटाया तो ये चीज़ दिस इज़ लेस देन जेड. तो इसका जेड डैश जो जेड से भी छोटा आ गया. तो जेड तो ऑलरेडी मिनिमाइज था और जेड डैश जो जेड से भी छोटा आ गया तो ऑटोमेटिकली जेड डैश जो मिनिमाइज हो गया. और यही हम प्रूव करना चाहते थे. सिंस टर्म्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम जेड टू गिव जेड डैश आर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आई जे, क्योंकि इनका एक्स आई जे से कोई लेना देना नहीं है. सो जेड डैश इज मिनिमाइज वेन एवर जेड इज मिनिमाइज. अगर जेड मिनिमाइज है तो जेड डैश भी मिनिमाइज होगा. सो दिस इज द थ्योरम. ये पेपर में आ चुकी है कई बार, तो आपने देख लेना इसको. उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है और इस मेथड का आपको क्वेश्चन 100% पेपर में आना है. हंगेरियन मेथड फॉर सॉल्विंग असाइनमेंट प्रॉब्लम. तो पहले हम इसके स्टेप्स की बात कर लेते हैं. तो फर्स्ट स्टेप, राइट कॉस्ट टेबल. ध्यान से देखते जाना. जो आपको टेबल दे रखा होगा उसको लिखना है आपने. चूज एंड सब्ट्रैक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम ईच रो रिस्पेक्टिवली. फिर क्या करना आपने, जो मैट्रिक्स लिखा उस मैट्रिक्स की हर एक रो में आपने सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढना है और उस सबसे छोटे एलिमेंट को उस रो के प्रत्येक एलिमेंट में सब्ट्रैक्ट कर देना है. स्टेप नंबर 2, चूज स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम ईच कॉलम. उसी तरीके से सेकंड स्टेप में क्या करना है, फिर आपने हर एक कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढना है और उसको उस कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करना है. एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच एलिमेंट ऑफ कॉलम रिस्पेक्टिवली. उसका तीसरा स्टेप, वी विल डिस्कस द ऑप्टिमल असाइनमेंट एज फॉलोज. फिर उसके बाद आपने ऑप्टिमलिटी स्टडी करनी है. कैसे करनी है, एग्जामिन रोज अनटिल रो विद सिंगल जीरो इज फाउंड. फिर आपने क्या करना है, पहली रो पकड़नी है आपने, उसमें देखना सिंगल जीरो है कि नहीं. ठीक है, अगर सिंगल जीरो है तो उसको करना रेक्टेंगल. और वो जीरो जो रेक्टेंगल की जिस कॉलम में वो जीरो रेक्टेंगल होगी उस कॉलम की अगर कोई जीरो और नज़र आ रही है तो उसको करना क्रॉस आपने. द जीरोज एंड क्रॉस ऑल द जीरोज इन इट्स कॉलम. ये जब मैं क्वेश्चन करेंगे तो और आपको क्लियर होगा. मैं फिर रिपीट कर देता हूँ. आपने हर एक रो को एग्जामिन करना है और सिर्फ उस रो के ऊपर कंसंट्रेट होना जिसमें सिंगल जीरो नजर आए. अगर उस रो में सिंगल जीरो नजर आ गई तो उसको करना रेक्टेंगल. और जिस जीरो को रेक्टेंगल किया उसके कॉलम में अगर कोई जीरो है तो उसको करना है क्रॉस. कंटिन्यू दिस प्रोसेस फॉर ऑल जीरोज इन रो. और सेम प्रोसीजर को आपने फिर सेकंड रो के लिए अप्लाई करना, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, मतलब अप्लाई दिस प्रोसेस फॉर एवरी रो. स्टेप नंबर 5, रिपीट द सेम प्रोसीजर. सेम प्रोसीजर जैसे रो में अप्लाई किया वैसे आपने कॉलम में अप्लाई करना. मतलब पहले कॉलम में सिंगल जीरो देखनी है, अगर उसमें सिंगल जीरो है तो उसको रेक्टेंगल करना है और जिस जीरो को रेक्टेंगल किया उसकी रो में अगर कोई जीरो है तो उसको क्रॉस करना है. रिपीट द सेम प्रोसीजर विद द कॉलम इफ द नंबर ऑफ असाइनमेंट इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. बोलता है ये प्रोसेस आपने तब तक कंटिन्यू रखना है जब तक कि सारी जीरोज क्रॉस तथा रेक्टेंगल ना हो जाएं. और फिर लास्ट में क्या करना आपने देखना है कि अगर रेक्टेंगल जीरोज जो हैं दे आर इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स देन सिस्टम हैज़ ऑप्टिमम सोल्यूशन. ठीक है जी. इफ नंबर ऑफ असाइनमेंट इज लेस देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स देन वी प्रोसीड एज फॉलोज. और अगर जो असाइंड जीरोज हैं अगर वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से कम होगा तो आपने स्टेप नंबर 6 की तरफ बढ़ना है. और स्टेप नंबर 6 क्या बोलता है, स्टेप नंबर 6 सेज मार्क टिक. ये टिक का साइन करना आपने. रोज, उन रोज को टिक करना है दैट डू नॉट हैव एनी असाइंड जीरो.
जब आप ये कर चुके होंगे सारी कार्रवाई, तो आपने अब उस रो को आइडेंटिफाई करना जिसमें ये असाइंड जीरो नहीं होगी। अगर ऐसी रो मिल जाती है तो उसको करना आपने टिक। उसके बाद मार्क द कॉलम दैट हैव जीरोस इन मार्क्ड टिक्ड रोज। फिर क्या करना आपने, जिस रो को टिक किया, जिस रो को आपने टिक किया उसमें अगर कोई जीरो है, क्रॉस्ड जीरो है, तो उसके कॉलम को आपने टिक करना है। फिर क्या करना है, उस रो को टिक करना है, मार्क टिक रोज दैट हैव असाइंड जीरो इन मार्क्ड कॉलम। फिर जिस कॉलम को आपने टिक किया उस कॉलम में अगर कोई असाइंड जीरो है तो उस रो को आपने टिक करना है। थोड़ा टिकलिश है पर जब करेंगे तो आपको लग जाएगा पता। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपने उस रो को टिक करना है जिसमें असाइंड जीरो नहीं है। फिर क्या करना है, जिस रो को टिक किया अगर उसमें कोई क्रॉस्ड जीरो है तो उसके कॉलम को टिक करना है। फिर क्या करना है, जिस कॉलम को टिक किया उसमें अगर कोई असाइंड जीरो है तो उसकी रो को टिक करना है। एंड रिपीट द प्रोसीजर अगेन एंड अगेन जब तक कि आपका ये प्रोसीजर खत्म ना हो जाए। उसके बाद क्या करना है, फिर नेक्स्ट स्टेप, ड्रॉ लाइन्स थ्रू अनमार्क्ड रोज। मतलब जिन रोज़ को आपने टिक नहीं किया है उन रोज़ के ऊपर लाइन लगानी है, और जिन कॉलम्स को टिक किया है उनके ऊपर लाइन लगानी है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिस रो को टिक नहीं किया उसके ऊपर ऐसे लाइन लगानी है, जिस कॉलम को टिक किया उसके ऊपर आपने लाइन लगानी है। और जब आप ये लाइनें लगाएंगे तो आप देखेंगे उस मैट्रिक्स के अंदर सारी की सारी जीरोज, वेदर दे आर क्रॉस्ड और दे आर रेक्टेंगल्ड, वो सारी की सारी जीरोज जो हैं वो इन लाइन्स के अंडर आ जाएंगी। ठीक है, जो भी लाइनें आपने रो में और कॉलम में खींची हैं, अगर एक भी जीरो बाहर रह रही है तो उसका मतलब आप कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। दिस गिव्स अस द डिजायर्ड मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स। फिर क्या करना है आपने, फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द रिड्यूस्ड मैट्रिक्स। फिर क्या करना आपने, जो उस मैट्रिक्स के मेंबर जीरो सॉरी लाइन्स के अंडर नहीं हैं, जो उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लाइन्स के अंडर नहीं हैं, उन एंट्रीज में से आपने सबसे छोटी एंट्री ढूंढनी है। फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द रिड्यूस्ड मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, नॉट कवर्ड बाई एनी ऑफ द लाइन, मतलब जो एलिमेंट लाइन के अंदर नहीं है उन एलिमेंट्स में सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढना है। फिर उस सबसे छोटे एलिमेंट को क्या करना है, उसको सब्ट्रैक्ट दिस एलिमेंट फ्रॉम ऑल अनकवर्ड एलिमेंट्स। जो लाइन के अंडर नहीं है एलिमेंट उसमें से उसको घटाना है, और जहाँ पर लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं उस एलिमेंट के अंदर उस एलिमेंट को ऐड करना है जो सबसे छोटा एलिमेंट लिया है। ऐड टू ऑल द एलिमेंट्स लाइंड एट इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू लाइन्स। एंड लास्ट स्टेप, स्टार्ट अगेन असाइनिंग। और दोबारा से फिर आपने राइट फ्रॉम स्टेप नंबर 2 स्टार्ट हो जाना है। स्टेप नंबर 2 या 3 जो भी था, कि पहली रो में आपने सिंगल जीरो ढूंढनी है, फिर उसको रेक्टेंगल करना है, जिस जीरो को रेक्टेंगल किया उसके कॉलम में कोई जीरो तो उसको क्रॉस करना है। एंड रिपीट द प्रोसीजर जब तक कि आपके पास ऑप्टिमम सोल्यूशन ना आ जाए। सो दिस इज़ योर हंगेरियन मेथड। और न्यूमेरिकल में आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा, और न्यूमेरिकल में फिर हम इसकी बात करते हैं। ठीक है जी। सो लेट अस कंटिन्यू विद द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए ज़रा क्वेश्चन क्या है। अ डिपार्टमेंट हेड हैज़ 4 सबॉर्डिनेट एंड 4 टास्क हैव टू परफॉर्म्ड। एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, डिपार्टमेंट हेड है, उसके पास 4 सबॉर्डिनेट्स हैं और 4 उसके पास काम करने को हैं। सबॉर्डिनेट डिफर इन एफिशिएंसी एंड टास्क डिफर इन देयर इंसेंट्रिक डिफिकल्टी। ये होता ही है, काम करने वाले आदमी अपनी एफिशिएंसी के अनुसार काम करेंगे और जो काम है उसकी अपनी डिफिकल्टीज होंगी। टाइम ईच मैन वुड टेक टू परफॉर्म ईच टास्क इज गिवन इन द इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स। ये नीचे काम दे रखा है कि जैसे ए टास्क पहले आदमी को देना तो 8 घंटे लगाता है, ए टास्क दूसरे आदमी को देना तो 26 घंटे लगाएगा, ए टास्क तीसरे आदमी को देना तो 17 घंटे लगाएगा, ए टास्क चौथे आदमी को देना तो 11 घंटे लगाएगा। इस तरीके से मैट्रिक्स दे रखा है आपको। तो ये बोल रहा है हाउ द टास्क शुड बी एलोकेटेड टू ईच पर्सन सो एज टू मिनिमाइज द टोटल मैन आवर्स। तो बोल रहा है कि आप हमें ये बताएं कि ये जो टास्क हैं ये इन 4 आदमियों को किस तरीके से दिए जाएं ताकि हमारा टाइम जो है वो कम से कम लगे। तो क्या बताया था मैंने, सबसे पहला स्टेप क्या था, सबसे पहला स्टेप क्या था, तो पहले तो आपने देखा मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, क्लियर कट, 4 रोज 4 कॉलम है तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला स्टेप क्या था, पहली रो में सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढो, पहली रो में सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढो और उसको इसी रो के प्रत्येक एलिमेंट में घटाओ। 8 माइनस 8 0, 26 माइनस 8 18, 17 माइनस 8, ठीक है, 11 माइनस 8, जो आएगा उसको हमने पहली रो में लिख देना। ये लिख दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीके से दूसरी रो में सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढो, दूसरी रो में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, 4, 13 माइनस 4 28 माइनस 4 4 माइनस 4 26 माइनस 4। उसी तरीके से
तीसरी रो में सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढो, सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है 15, 38 माइनस 15, 19 माइनस 15, 18 माइनस 15, 15 माइनस 15। और उसी तरीके से फोर्थ रो में क्या करना, सबसे छोटा एलिमेंट 10, 19 माइनस 10, 26 माइनस 10, 24 माइनस 10 एंड 10 माइनस 10। जो आएगा उसको आपने यहाँ पे लिख दिया। आई थिंक नो प्रॉब्लम, सिंपल, वेरी सिंपल। उसके बाद अगला स्टेप, फिर आपने कॉलम वाइज चलना है। पहले कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढना है, पहले कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढना है और उसको पहले कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में घटाना। तो सबसे छोटा एलिमेंट 0, 0 माइनस 0 0, 9 माइनस 0 0, 3 माइनस 0 0, 9 माइनस 0 0, तो ये आ गया। इसमें सबसे छोटा एलिमेंट 4, 18 माइनस 4, 24 माइनस 4, 4 माइनस 4, 16 माइनस 4, ये आ गया। उसी तरीके से यहाँ 0 है तो ये रो एज इट इज़ आ गई, यहाँ 0 है तो ये रो एज कॉलम इट इज़ आ गया, सॉरी। ठीक है जी, सो क्लियर हो गई है पहला स्टेप। रो वाइज हर एक रो में सबसे छोटा एलिमेंट, उसको उसी रो के प्रत्येक एलिमेंट में घटाना है और लिखना है। सिमिलरली फॉर सेकंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो। फिर अगला स्टेप, फिर कॉलम वाइज फर्स्ट कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढना है और उसको उस कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में घटाना है और घटा के आपने लिखना है। ये कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट, फिर इस कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट, हर एक एलिमेंट से घटाना है एंड सो ऑन। और उसके बाद आपके यहाँ से मैट्रिक्स आ जाएगा। फिर क्या करना, नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने उस रो को एनालाइज करना है जिसमें सिंगल जीरो नजर आए, सिंगल जीरो नजर आए, ध्यान रखना है। तो सिंगल जीरो नजर आ रही है आपको यहाँ पे, सिंगल जीरो। तो जो सिंगल जीरो नजर आई उसको करना रेक्टेंगल, और जिस जीरो को रेक्टेंगल किया उसके कॉलम में अगर कोई जीरो आएगी तो उसको करना आपने क्रॉस, लेकिन यहाँ पर नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। तो सेकंड रो पकड़ी, सेकंड रो में सिंगल जीरो नजर आ रही है, ये है, इसके कॉलम में अगर कोई जीरो होती है तो उसको क्रॉस करना है। ठीक है, फिर थर्ड रो में सिंगल जीरो नहीं है, ये जीरो है, ये जीरो है, दो जीरो यहाँ पे, तो इसको नहीं छेड़ना आपने। फिर फोर्थ रो में सिंगल जीरो, ये पकड़ी, ठीक है, इसको रेक्टेंगल किया, इसके कॉलम में अगर कोई जीरो आई तो उसको हमने क्रॉस कर देना, ये क्रॉस कर दिया। ठीक है जी, सिमिलरली रिपीट द प्रोसीजर फॉर कॉलम्स आल्सो। फर्स्ट कॉलम में सिंगल जीरो ऑलरेडी रेक्टेंगल्ड है, सेकंड रो में सिंगल जीरो, थर्ड रो में सिंगल जीरो, फोर्थ रो में सिंगल जीरो। और ये प्रोसीजर आपने तब तक कंटिन्यू रखना है जब तक सारी की सारी जीरो रेक्टेंगल्ड या क्रॉस ना हो जाएं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये बोलता है फिर आपने रेक्टेंगल जीरोज काउंट करनी है कितनी है। अगर बोलता है रेक्टेंगल जीरोज आपकी नंबर ऑफ रेक्टेंगल जीरो इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, देन सिस्टम हैज़ ऑप्टिमम सॉल्यूशन। आप क्लियर कर देखो ज़रा, हमारे पास 4 रेक्टेंगल जीरो हैं, 4 इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। सिंस नंबर ऑफ असाइनमेंट मीन्स ए रेक्टेंगल जीरोज इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, सो सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम, देयरफॉर मिनिमम मैन आवर्स इज इक्वल टू, मिनिमम मैन आवर्स क्या बन जाएंगे, जो रेक्टेंगल जीरो हैं उनकी ओरिजिनल वैल्यू देखनी है यहाँ पर क्या है। जैसे इस जीरो की जगह ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, ये 8, ठीक है। जो सेकंड जीरो आपने रेक्टेंगल तीसरे नंबर वाला एलिमेंट, तो तीसरे नंबर वाला 4, फिर उसके बाद यहाँ पर रेक्टेंगल दूसरा है 19, ठीक है, और लास्ट वाले में ये है 10। तो 8 + 4 + 19 + 10, इनको जमा किया तो जमा करके जो वैल्यू आएगी दिस गिव्स द मिनिमम मैन आवर्स। ये बात क्लियर हो गई है कि जो रेक्टेंगल जीरो आई उन रेक्टेंगल जीरो की जो ओरिजिनल मैट्रिक्स में कॉस्ट होंगी उन कॉस्ट को आपने जमा करना है। ठीक है, सो दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम, और इसी के साथ मैं इसको यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।